दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम इतिहास के स्रोत से संबंधित टॉपिक देख रहे हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में साहित्यिक साक्ष्य बताया। साहित्यिक साक्ष्य में हमने देखा धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में मैंने ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य देखा, जिसमें हमने वेद पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, महाकाव्य पढ़ा, ठीक है, धर्मशास्त्र इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों के विवरण। चलिए देखिए, वैसे आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि भारतीय साहित्य के अलावा समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भी हमें इतिहास जानने में पर्याप्त मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ने तो भारत में रहकर, यानी कि भारत में निवास करके इतिहास को लेखन लिखे, और कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो जनश्रुत यानी कि लोगों से सुनकर इतिहास लिखे, ठीक है। तो आज हम इसी में देखेंगे, जिनमें जो यूनानी लेखक हैं, चीनी लेखक हैं, अरबी फारसी लेखक हैं, जिनका विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है। तो हम देखेंगे आज यूनान एवं रोम के लेखक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनान यानी यूनान और रोम के लेखक, ठीक है। यूनान की प्राचीनतम लेखकों में एक था टेसियस और दूसरा था हेरोडेटस। एक था टेसियस और दूसरा था हेरोडेटस। अब टेसियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि टेसियस किस देश का राजवैद्य था, ईरान का, इराक का, या फिर मिस्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईरान का राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इसने ईरानी अधिकारियों के द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन यह जानकारी अविश्वसनीय है, ठीक है। यह जानकारी अविश्वसनीय है, उतना तार्किक रूप से सत्य नहीं है। दूसरी तरफ हेरोडेटस, इनको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। वो भी कब लिखी थी? 5वीं शताब्दी में, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, ठीक है। भारत और फारस के बीच में जो संबंध था उनका वर्णन किया है। तो इनका जो विवरण था ये भी लोगों से सुने हुए थे और अफवाहों पर आधारित थे, इसलिए इनका भी जो विवरण था तार्किक रूप से यथार्थ नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में हैं जैसे निर्याकस हो गए और आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस हो गए। अब सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक थे, इनमें से क्या हुआ, इनकी जो और अधिक जो पिछले यानी कि हेरोडेटस और टेसियस लेखक थे, उनकी अगर तुलना की जाए तो इनके जो प्रमाण थे काफ़ी, जो इनके विवरण थे ये काफ़ी प्रमाणिक और विश्वसनीय हुए, ठीक है। निर्याकस, आनेसिक्रिट और अरिस्टोबुलस के जो भी विवरण थे वो प्रमाणिक और विश्वसनीय थे। क्यों? क्योंकि इन लेखकों का उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारत के विषय में बताना था, इसलिए इनकी जो इनकी विवरण थी वो काफ़ी यथार्थ है। अब सिकंदर के बाद आने वाले लेखक कौन थे? सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस थे, ठीक है। ये जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें भी मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका लिखी थी, ठीक है। अब इंडिका में इसने क्या बताया था? इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रोबो और जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों से प्राप्त होते हैं। डाइमेकस जो है, डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, ठीक है। किसका? सीरियन एक नरेश था, उनका अंतियोकस उनका एक राजदूत था। ये बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। इन्होंने भी मौर्य युगीन समाज, संस्कृति और विषय के बारे में लिखा है। दूसरी बात पे अगर हमें डायनोसियस मिस्र नरेश
टालमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, या डायनोसियस किसके दरबार में आया था, या फिर मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। जैसे अगर मेगास्थनीज अगर पूछ लेता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर डायमेकस पूछ लेता है डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और अगर डायनोसियस अगर पूछा जाता है डायनोसियस किसके दरबार में आया था, तो वो अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसका भी विवरण यानी कि अब सभी अशोक यानी कि मौर्य युग में आए थे, तो इसका भी विवरण मौर्य युग से संबंधित है, यानी कि मौर्य जो भी समाज थी वहाँ से भी इन्होंने लिखा है। अब आगे चल के क्या है, अब आगे भी देखिए, जैसे प्लिनी की पुस्तक है, एक प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे हमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। अब दूसरी तरफ टालमी की पुस्तक है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, यहाँ के इसके बारे में भूगोल, पशु पक्षी के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब उसके बाद एक अज्ञात लेखक लिखे हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें क्या है, इनमें भारत की भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो वस्तु जैसे कि व्यापारिक में समुद्री व्यापार के रूप में, ठीक है, समुद्री व्यापार के रूप में अगर सबसे अच्छी अगर कोई पुस्तक है तो वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन है। ठीक है, उसके बाद देखिए चीनी यात्री। ठीक है, चीनी यात्री भी या चीनी लेखक, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण भी बहुत उपयोगी रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से थे, जैसे फाहियान था, ठीक है, सुंगयुन था, हुएनसांग, इत्सिंग थे। ये सभी क्या हुए, ये आए भारत में रहे, शिक्षा भी ग्रहण किए, उसके बाद यहाँ के इतिहास, यहाँ के समाज के बारे में इन्होंने लिखा। अब जैसे फाहियान के बारे में अगर देखिए तो फाहियान जो है 5वीं शताब्दी के शुरू में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया था। इनकी रचना है फो क्यो की। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मध्य प्रदेश यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्व इन्हीं का स्थान था, यानी कि इन्होंने ही लिखा था। तो ये करीब 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए आए थे और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुँचे। कहाँ पर, कपिसा पहुँचे। ठीक है, वहाँ पे 15 वर्ष तक ये ठहरे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए। ये जो है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आए थे। इनका जैसे कि भ्रमण वृत्तांत था वो CU था। क्या था, CU। तो इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, जिसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए सुंगयुन है। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा भारत में की और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। ठीक है, आगे देखिए इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास के समय भारत का वर्णन किया था। अभी हमने तो यूनान और रोम लेखक पढ़ा, उसके बाद चीनी यात्री पढ़ा, फिर हम देखेंगे अरब लेखक। ठीक है, अरब व्यापारी या लेखक के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत की समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसे लेखकों में अलबरूनी है, इब्न बतूता है, ठीक है, और भी अन्य लेखक हैं। तो अब इसमें जैसे कि अलबरूनी है, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी अरबी में एक लिखी गई कृत थी, वो किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। ठीक है, क्या किताब उल हिंद या फिर तहकीके हिंद है। तो इसका पूरा नाम है, अलबरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। तो इसने यहाँ के निवासियों के दशा का वर्णन किया है। ठीक है, इसने यहाँ के जो निवासी थे उनके दशा का वर्णन किया है। इसमें और भी है, जैसे कि इस ग्रंथ में बताया गया कि धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन,
भार तौल, मापन विधि, पूर्ति कला कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषय के आधार पर, ठीक है, इसमें विभाजित किया गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, ठीक है, इसके द्वारा अरबी भाषा में एक लिखा गया था यात्रा वृत्तांत, रेहला या रेहला कहा जाता है, ठीक है। तो करीब 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में ये जानकारी देता है, ठीक है। अब आगे इसमें भी है, कुछ अन्य लेखक के रूप में है, जैसे तारानाथ हैं। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा। इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह मार्को पोलो हैं, 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे और वो पांड्य देश इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम आगे देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखता है। ये इसके जो साधन थे अत्यंत प्रामाणिक हैं और इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें हम अभिलेख देखेंगे, मुद्रा व सिक्का देखेंगे, उसके बाद स्मारक देखेंगे, ठीक है। तो पुरातत्व के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक। अभिलेख में क्या होता है? अभिलेख जैसे कि किसी पत्थर पर उल्लिखित, ठीक है, पत्थर पर लिखा गया, अब उसको कोई मिटा तो सकता नहीं। जैसे कागज है, कागज पे तो मान लो फट गया, मिट गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब पत्थर पर लिखा गया तो उसको मिटा सकते नहीं, वो तो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रमाणित है। मुद्रा या सिक्का, तो मुद्रा सिक्का में क्या हुआ, जैसे कोई राजा, ठीक है, मुद्रा बनवा रहा है, जैसे सिक्के ढलवा रहा है, तो उस पर अपना नाम अंकित करवा रहा है या फिर तिथि अंकित करवा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे जानकारी मिल जाएगी कौन सा राजा किस तिथि का है या फिर कब शासन कर रहा था। उसके बाद स्मारक देख लेंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रमाणिक हैं, ये ज़्यादा प्रमाणिक हैं। और अगर हम साहित्यिक साक्ष्य में अगर आते हैं तो उसमें कम प्रामाणिकता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की अपेक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख जैसे प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों में बड़ी मदद मिली है। तो अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक है। ये अभिलेख किस पे लिखा जाता है? पाषाण, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं, प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया की बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है, ठीक है, या हित्ती नरेश सप्पिल, ठीक है, या आपको लिख ही दे रहा हूं, हित्ती नरेश सप्पी लुल्योमा, ठीक है, लुल्योमा तथा मितन्नी नरेश मतिवजा के बीच संधि का उल्लेख करता है, जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बात भारत में करें, भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। तो अशोक की अभिलेख में हमें अशोक के शासन काल में ही मिलने लगे हैं। तो अशोक के अनेक शिलालेख हैं, कई सारे शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं जो देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म और शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, ठीक है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगीं, जिसमें दरबारी, कवि, लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रशस्तियां अतिरंजित हैं, तथापि इनसे संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ऐसे में लेख की अगर बात करें, जैसे अभिलेख, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये हर एक एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिए जाते हैं। जैसे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख उस समय शासक था समुद्रगुप्त। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। और आगे है इसी तरह हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। आगे देखिए मुद्राएं एवं सिक्के, ठीक है। तो अभिलेखों के अलावा जो पुराने राजा थे भारत के, ठीक है, उनके द्वारा जो ढलवाए गए सिक्के थे
तो उनसे भी हमें ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो जो प्राचीन सिक्के थे, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। इन्हीं को साहित्य में कारसापण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। ठीक है, ये भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। ठीक है, ये क्या बनते हैं? चांदी के टुकड़े होते हैं जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई है। इन पर लेख नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, तो सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के पर लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो अगर हम 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही मिलती है। तो कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक है। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा और संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का पता चल जाता था। ठीक है, जैसे किसी के काल में सिक्कों की बहुलता देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल देते हैं कि उसमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। अब अगर सिक्के की कमी हो तो व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है, यानी वहाँ व्यापार वाणिज्य कमी होती थी। तो पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव था। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया। इसके अलावा इसके उल्टे में द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। तो प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता था। जैसे देखिए मालव, ठीक है, मालव हो गए, यौधेय हो गए, इनके जैसे गणराज्यों में पांचाल हो गए। ठीक है, तो इनसे के मित्रवंशी शासकों के हमें सम्राटों के धर्म और उनके व्यक्तिगत गुणों का पता लग जाता है। किससे? मुद्रा के अध्ययन से। ठीक, यानी कि हमें इनके विषय में मालव, यौधेय और पांचाल के शासकों के विषय में हमें अगर जानकारी मिलती है तो सिक्कों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जो मुद्रा होती है, तो मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राट के धर्म और उनके व्यक्तिगत गुणों का पता लग जाता है। जैसे कि कनिष्क और समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले लीजिए आप। तो जैसे कनिष्क के सिक्कों से हमें यह पता चलता है वह बौद्ध धर्म था। ठीक है, अगर हम बात करें कि कनिष्क के सिक्कों से, ठीक है, तो कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और समुद्रगुप्त अपनी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उनका संगीत प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, आगे स्मारक देखिए। ठीक है, अब स्मारक के अंतर्गत जैसे प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फिर से आपको बता रहा हूँ, प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और दक्षिण भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे उत्तर भारत के अगर मंदिर की बात करें तो वहाँ पर नागर शैली है। ठीक है, नागर शैली कहलाती है, जैसे कि उनकी जो मंदिर कला निर्माण है वो नागर शैली है। और अगर दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की बात करें तो वो द्रविड़ शैली है। क्या है? द्रविड़ शैली। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए वह बेसर शैली कहा जाता है। क्या? बेसर शैली। तो इसी प्रकार स्मारक और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। मंदिर, स्तूप, विहार से तत्कालीन धार्मिक विश्वास का पता चलता है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में मंदिरों और स्तूपों के अवशेष मिले हैं और उनसे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। अब इसके अंतर्गत देखिए, जैसे कि लिखा है प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान होता है। ठीक है, तो मंदिर, विहार और स्तूपों से जनता का आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठा का पता चलता है। जैसे हड़प्पा को मान लेते हैं, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चलता है। तो खुदाई के अन्य कुछ स्थल हैं, जैसे तक्षशिला हो गया, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगिरी, सांची, भरौत, जैसे ये सभी हैं। तो
यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें जो मिलते हैं जैसे स्तूप मिलता है, मंदिर मिलते हैं, इससे भी हमें पता चल जाता है कि उसकी धार्मिक निष्ठा क्या थी। ठीक है, तो प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने से खुदाई की गई। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से प्रसाद और घोषिताराम नामक एक बिहार मिला था। तो अतरंजी खेड़ा की खुदाई होने से हमें यह पता चला था कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो गया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत के कई स्थानों से भी हमें खुदाई की गई है, जहाँ से हमें यह पता चलता है कि पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकामेड नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, ठीक है, कैसे रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, इसी तरह जैसे देवगढ़ नाम सुने होंगे, देवगढ़ झांसी का मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्रमूर्त, आज से क्या मिलता है हमें, ये सब यहाँ से हिंदू कला और सभ्यता के पर्याप्त विकास होने के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं, जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल के कई मंदिर प्राप्त किए गए हैं। खजुराहो तथा उड़ीसा से बहुत मंदिर प्राप्त किए गए। इससे हमें क्या पता चलता है, हिंदू वास्तु तथा स्थापत्य के रूप में हमें पता चलता है। भारत के अलावा अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से अगर बात करें तो अनेक द्वीपों में हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं, जैसे जावा, आप जावा सुने होंगे, ठीक है, जावा का बोरोबुदुर स्तूप, क्या नाम नोट कर लीजिएगा, बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख मिला है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनसे इन द्वीपों से हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन तीनों के सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट टाइम में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।